दोस्तों, पिछली फिल्म में हमने देखा था कि कैसे लैम्बर्ट परिवार का बेटा डेल्टन एक ऐसी रहस्यमय दुनिया में फंस गया था जहां से वापस आना आसान नहीं था। उसके पिता जोस अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाकर ले आए थे, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब सबको लगा कि सब ठीक हो गया है, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। अब शुरू होती है आगे की कहानी, जहाँ डर पहले से ज्यादा खतरनाक है, राज पहले से ज्यादा गहरे है, और इस बार सवाल सिर्फ एक है, क्या जो वापस आया है वो सच में जोश ही था? तो लाइट बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए इस डरावनी कहानी के लिए। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट इंसिडियस चैप्टर 2। इस कहानी की शुरुआत में हमें 1986 का वक्त दिखाया जाता है, जो जोश के बचपन का वक्त होता है। तब जोश छोटा था, तब बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जोश के साथ कुछ अजीब होने लगा था। उसे रात को महसूस होता था कि उसके कमरे में कोई मौजूद है, कोई ऐसा जिसे बाकी लोग नहीं देख सकते थे। फिर धीरे धीरे उसकी मां नोटिस करती है कि जोश बदल रहा है। वो कभी अचानक चुप हो जाता था, तो कभी किसी को घूरता रहता था, और कभी ऐसी बातें करता था जो उसकी उम्र का बच्चा नहीं कर सकता था। फिर उसकी माँ एलिस से मदद लेती है, जो आत्माओं और रहस्यमय घटनाओं को समझती है। फिर जांच के दौरान पता चलता है कि जोश के साथ जो हो रहा है वो कोई साधारण नहीं है। जब भी जोश सोता है तो उसकी चेतना एक दूसरी दुनिया तक पहुंच जाती है। फिर जब उसकी तस्वीर ली जाती है तो उसमें जोश अकेला नहीं दिखता, उसके पीछे हर तस्वीर में एक रहस्य में बूढ़ी औरत दिखाई देने लगती है। ये देखकर सबको समझ आ जाता है कि यह कोई कल्पना नहीं है, कुछ सच में जोश का पीछा कर रहा है। इसलिए जोश की रक्षा करने के लिए फैसला लिया जाता है कि उसकी यादों को दबा दिया जाता है, ताकि वो उस दुनिया से दूर हो जाए और सामान्य जीवन जी सके। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अतीत पूरी तरह से खत्म नहीं होता, और कई साल बाद वही रहस्य फिर वापस आने वाला था। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहाँ चैप्टर 1 की कहानी खत्म हुई थी, जहाँ जोश ने एलिस को मार दिया था, जिसके शरीर पर उस बूढ़ी औरत का कब्जा है। फिर जोश की पत्नी रेनाई को पुलिस बुलाती है। पुलिस बताते हैं कि अगर एलिस के गले पर तुम्हारे परिवार में से किसी के भी उंगलियों के निशान होंगे तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस बात से रेनाई घबरा जाती है। वो जानती है कि एलिस के गर्दन पर जोश की उंगलियों के निशान है। फिर जोश अपने पूरे परिवार के साथ अपनी माँ के घर शिफ्ट हो जाता है, पर वहाँ आने के बाद भी वो चीजें नहीं रुकती जो उनके पहले घर में हुआ करती थी, जैसे पियानो में म्यूजिक का अपने आप चलना, किसी को देखकर उसकी छोटी बच्ची का रोना। रेनाई ये सारी बातें जोश को बताती है, पर जोश ये सब बातें मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका मानना है कि जो पहले वाले घर में हुआ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, और वो रेनाई को यह भी बताता है कि मेरे पीछे एक बूढ़ी औरत की आत्मा है, उसी ने एलिस को मारा है। फिर एलिस के साथ ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी के घर पर आते हैं। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। फिर वो उस कमरे में जाते हैं, तभी उनको सन 1986 का एक वीडियो टेप मिलता है। जब वो उस टेप को लगाकर देखते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि वो वही टेप है जो 1986 में एलिस ने जोश के केस की इन्वेस्टिगेशन की थी। तब वो उस टेप के वीडियो में देखते हैं कि जोश किसी से बात कर रहा है और उसके पीछे कोई खड़ा है। वही दूसरी तरफ डेल्टन को दिखाया जाता है, जो बहुत डरा हुआ होता है। वो रेनाई को बताता है कि मैंने अपने घर पर किसी को देखा है, उसने सफेद कलर के कपड़े पहने थे, साथ ही पापा अकेले में किसी से बात करते रहते हैं। रेनाई जानती है कि उसका बेटा जो कह रहा है वो कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि वो भी इस बातों को महसूस करती है। फिर रेनाई को पुलिस का कॉल आता है। तब रेनाई डर जाती है, क्योंकि उसे पता है कि एलिस के गर्दन पर जोश की उंगलियों के निशान है। पर पुलिस वाला बताता है कि एलिस के गर्दन पर जो निशान पाए गए थे वो जोश के उंगलियों के निशान नहीं है। ये सुनकर रेनाई पूरी तरह से हैरान होती है, क्योंकि उसे पता है कि जोश ने ही एलिस का गला घोट के मारा था। तभी वहां पर जो उसकी छोटे बच्चे की गाड़ी होती है वो अपने आप ही चलना शुरू हो जाती है। घर पर अजीब अजीब चीजें होने लगती है। तभी उसे वो आत्मा दिखती है जिसके बारे में उसके बेटे ने बताया था। रेनाई फिर उसके पीछे चली जाती है, लेकिन तभी उसको उसके बेटी के कमरे से आवाज आने लगती है। तभी उसकी बेटी रोना शुरू करती है। तब वो भागते हुए अपने बेटी के कमरे में जाती है, लेकिन उसकी बेटी वहां नहीं होती। वो इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसको उसकी बेटी की आवाज दूसरे कमरे से आती है। वो उधर जाने लगती है। तभी जो सामान वहां पे पड़ा होता है वो सामान अपने आप ही हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। तभी उसके सामने वो आत्मा आती है। वो उस पर हमला करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जोश के माँ को दिखाया जाता है, जो उन दोनों इन्वेस्टिगेटर के पास जाती है, जो एलिस के साथी है, जिनको वो टेप मिला था जो 1986 में एलिस ने जोश का बनाया था। वो इस टेप को जोश के माँ को दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि आपने 25 साल पहले ये वीडियो जब रिकॉर्ड किया था, तब उसके पीछे कोई खड़ा था, और वो कोई नहीं बल्कि एक जोश था, यानी उसी की जवानी का रूप था। यह बात सुनकर जोश की माँ हैरान हो जाती है। फिर वो इनसे मदद मांगती है। अब वो एलिस की आत्मा से संपर्क करते हैं। तब एलिस की आत्मा बताती है कि तुम्हें उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ जोश की माँ काम करती थी, पर अब वो हॉस्पिटल बंद होता है।
तभी जॉस की माँ को कुछ याद आता है कि जब वो उस हॉस्पिटल में काम किया करती थी तब वो जॉस को वहाँ पर लेकर गई थी। वहाँ पर एक बूढ़ा पेशेंट था जो बहुत ही अजीब था। उसने जॉस पर हमला किया था। फिर कुछ दिन बाद वही पेशेंट जॉस की माँ को लिफ्ट में मिला था। वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके किसी भी बातों का जवाब नहीं देता। जॉस की माँ इस बात की कंप्लेन सिस्टर के पास जाकर करती है पर वो सिस्टर ये सुनकर हैरान हो जाती है और जॉस के माँ को बताती है कि उस पेशेंट ने एक दिन पहले ही आत्महत्या कर ली है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ जॉस की माँ ये सब बातें बता रही थी। फिर जॉस की माँ और इलिस के वो दोनों साथी उस बूढ़े आदमी के घर जाते हैं जिसने हॉस्पिटल में आत्महत्या की थी। वो घर कई सालों से बंद पड़ा था। इलिस के दोनों साथी उस घर के अंदर जाते हैं। वहाँ एक कमरा होता है। वो दोनों उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। उस कमरे में छोटे बच्चों के बहुत सारे खिलौने होते हैं। साथ में उन्हें वहाँ पर एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखती है। वो आत्मा इन दोनों से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो वो मुझे तुम्हें मारने को मजबूर कर देंगी। दूसरी तरफ जॉस की माँ एक बहुत बड़ी तस्वीर को देखती है और ये तस्वीर उसी आत्मा की होती है जो उनके घर पर है। साथ में उस तस्वीर में एक छोटी बच्ची भी होती है। ये वही बच्ची होती है जिसे इलिस के दोनों साथी ने ऊपर देखा था। जॉस की माँ उस तस्वीर को देख ही रही थी तभी वो आत्मा जॉस के माँ के ऊपर झूमर गिराने की कोशिश करती है। तभी वो झूमर उसके ऊपर गिरने ही वाला था। तभी इलिस के साथी उसे बचा लेते हैं। अब इन घटनाओं के बाद इन सबको समझ आता है कि यहाँ पर इलिस की आत्मा ने नहीं भेजा है बल्कि उस आत्मा ने भेजा है जो जॉस के अंदर है। वो आत्मा इन सबको मारना चाहती है। फिर ये उस घर में आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तब वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी डैमेज होती है। साथ में वहाँ एक काले रंग की वेडिंग ड्रेस भी होती है और वहाँ एक संदूक भी होता है जहाँ पर पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है। उस पेपर से ये पता चलता है कि जो बूढ़ा आदमी जिसने आत्महत्या की थी वो उस वेडिंग ड्रेस को पहनकर एक औरत बनता था और उसके बाद वो जवान लड़कियों के कत्ल करता था। वो ऐसा खुद नहीं करता था बल्कि उसकी माँ की आत्मा उसे करवाती थी। और बचपन में जो आत्मा जॉस के पीछे थी वो आत्मा उसी बूढ़े आदमी की थी जिसका ये घर है, जो औरत बना करता था और जवान लड़कियों के कत्ल किया करता था। वहाँ उन्हें एक और बात पता चलती है कि जॉस की आत्मा अब भी आत्माओं की दुनिया में फंसी है और उसके शरीर पर उस बूढ़े आदमी की आत्मा का कब्जा है जिसने बचपन में उसके ऊपर हमला किया था, जिसका नाम पार्कर है। फिर सभी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जॉस की माँ ये सब बातें रेनाई को बताती है और ये भी कहती है कि घर पर जो हो रहा है ये जॉस ही कर रहा है क्योंकि उसके शरीर पर उस बूढ़े आदमी का कब्जा है। हमें उससे बच्चों से दूर रखना होगा और तुम्हें बच्चों को कहीं दूर लेके जाना होगा। वही दूसरी तरफ इलिस के साथी जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो अब जॉस के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। उन तीनों में से एक जॉस के घर पर चला जाता है। बाकी दो लोग वैन में रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बैठे होते हैं। फिर वो आदमी जॉस के घर के अंदर चला जाता है। वो जॉस से पीने के लिए पानी मांगता है। जब जॉस पानी लाने जाता है तब तक वो आदमी इंजेक्शन में दवा भरता है ताकि जॉस को बेहोश करके उसके अंदर में जो बूढ़े आदमी की आत्मा है उससे उसके शरीर से निकाल सके। फिर जॉस पानी लेकर वापस आता है लेकिन उसे पता है कि यह आदमी उसके साथ क्या करने वाला है और उसको ये भी पता है कि ये सभी उसके घर कल रात को गए थे क्योंकि ये उसी बूढ़े आदमी की आत्मा है जिसका नाम पार्कर है। वो आदमी जॉस को इंजेक्शन लगाने ही वाला था। उससे पहले ही जॉस उस आदमी पर चाकू से हमला करता है। उसके दोनों साथी वैन में से ये सारी रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। वो अपने साथी की जान बचाने आ जाते हैं पर जॉस उन दोनों को बेहोश कर देता है और उस बूढ़े आदमी को मार देता है। जब उस आदमी की आंखें खुलती है तो वो आत्माओं की दुनिया में होता है। वहाँ उसे जॉस की आत्मा भी मिलती है। दरअसल जॉस की आत्मा वहाँ पर फंसी हुई होती है। वो आदमी जॉस के घर की तरफ इशारा करता है और जॉस को बताता है कि तुम्हारे परिवार की जान खतरे में है, इसलिए जॉस की आत्मा अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ उसे वो आत्मा दिखती है जिससे हमने पिछली कहानी में देखा था। वह आत्मा उसके घर पर जाती है। जॉस भी घर के अंदर आता है। तभी उन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है पर डीमन की आत्मा बहुत ज्यादा पावरफुल है इसलिए वो जॉस के ऊपर हावी हो जाती है। तभी वहाँ पर इलिस की आत्मा आती है। वो जॉस को बचाती है और उसे बताती है कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, इसके लिए तुम्हें तुम्हारा शरीर चाहिए, लेकिन सबसे पहले तुम्हें उस बूढ़े आदमी यानी पार्कर के घर पर जाना होगा। दरअसल इलिस और जॉस अब जिस दुनिया में है, जिस वक्त में है, वहाँ से समय में अतीत में भी जाया जा सकता है और अब ये उस वक्त में जाते हैं जहाँ पे जॉस खुद एक छोटा बच्चा है। इस वक्त में इलिस उसका वीडियो शूट कर रही होती है। वो छोटे जॉस को पूछता है कि मैं उस डीमन आत्मा से कहाँ पे मिल सकता हूँ। छोटा जॉस उसे सब कुछ बता देता है क्योंकि उसे सब कुछ उस डीमन की आत्मा के बारे में पता होता है और ये वही पल होता है जहाँ छोटे जॉस को बड़े जॉस के साथ रिकॉर्ड किया गया था। अब ये सभी उस बूढ़े आदमी के घर पर जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि जब वो बूढ़ा आदमी छोटा था तो उसकी माँ उसे हमेशा लड़की बनाकर रखती थी क्योंकि उसकी माँ साइको होती है। वो उस पर बहुत अत्याचार करती थी। वो मरने के बाद भी उसने अपने बेटे के शरीर पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वो लड़कियों की ड्रेस पहनकर दूसरी लड़कियों को मारा करता था।
पार्कर की माँ वही डीमन है जो बार बार सफेद कपड़े पहनकर जॉस के घर दिखती है। पार्कर की माँ जॉस और बाकी आत्माओं को वहाँ पर देखती है। दूसरी तरफ असली दुनिया में जॉस ने अब अपने शरीर का पूरा कंट्रोल खो दिया होता है। वो अब पूरी तरह से पार्कर की आत्मा के कंट्रोल में है। अब वो अपने परिवार को मारना चाहता है, इसलिए उसका पूरा परिवार बेसमेंट में छुप जाता है। जो जॉस का बेटा डेल्टन है वो भी जॉस की तरह आत्माओं की दुनिया में जा सकता है। वो अब तय करता है कि वो अपने पिता की आत्मा को लेने आत्माओं की दुनिया में जाएगा। फिर डेल्टन आत्माओं की दुनिया में चला जाता है अपने पिता की आत्मा को लेने। वही आत्माओं की दुनिया में जॉस के ऊपर पार्कर की माँ की आत्मा अब हावी हो चुकी होती है। असली दुनिया में दिखाया जाता है कि जॉस अपने बेटे डेल्टन के पास पहुंच जाता है, जिसकी आत्मा आत्माओं की दुनिया में है। अब वो उसे मारने वाला है। वही दूसरी तरफ आत्माओं की दुनिया में अब पूरी तरह से पार्कर की माँ की आत्मा जॉस पर हावी होती है। तभी वहां पर इलिस आ जाती है। वो पार्कर की माँ के ऊपर प्रहार करती है। वो नीचे गिर जाती है। वो कमजोर पड़ जाती है, जिस वजह से असली दुनिया में जॉस अब अपने बेटे डेल्टन को मारने वाला है। पर वो भी अब कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि ये सब कुछ पार्कर की माँ की आत्मा ही पार्कर से सब कुछ करवा रही होती है। पार्कर खुद कभी अंदर से गलत नहीं था। उसने जो कुछ किया वो पार्कर की माँ ने उसे करवाया था। अब इलिस अपने साथी और जॉस से कहती है कि असली दुनिया में तुम दोनों ही जिंदा हो, तुम्हें अपने शरीर के पास जाना होगा। यानी इलिस का जो साथी है वो असली दुनिया में अब तक पूरी तरह से वो मरा नहीं होता। अब इन दोनों की आत्मा अपने शरीर को ढूंढना शुरू करती है। वो रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं होती है, जिस वजह से उन्हें रास्ता नहीं मिलता। तभी वहाँ डेल्टन की आत्मा आती है। वो उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है। अब जॉस असली दुनिया में अब पूरी तरह से अपने शरीर में वापस आ गया होता है। अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद इलिस के साथी जॉस और डेल्टन के दिमाग से इन सभी यादों को हमेशा के लिए मिटा देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे बचपन में इलिस ने जॉस की यादों को मिटाया था, ताकि ये दोबारा आत्माओं की दुनिया में दोबारा न जा सके, कोई भी आत्मा इनके शरीर पर कब्जा न कर सके। फिर कुछ दिनों के बाद का वक्त दिखाया जाता है। इलिस के साथी एक नए घर पर जाते हैं, जहाँ फिर से अजीब घटनाएं हो रही होती है। वहाँ एक छोटी लड़की बैठी होती है, जिसका नाम एलिसन होता है। वो कोमा में होती है। वहाँ पर जो इलिस के साथी होते हैं उनके साथ इलिस की आत्मा भी होती है। वो उस बच्ची से बात कर सकती है। तभी इलिस उस कमरे के कॉर्नर पर कुछ देखती है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इंसिडियस चैप्टर 2 की पूरी कहानी। कहानी के अंत से ये समझ आ गया कि कहानी खत्म नहीं हुई और बाकी है। तो दोस्तों, जल्द ही मैं इसका आगे का पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।